हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 1। हम डिस्कस कर चुके हैं इस यूनिट में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज की वीडियो जनरली पार्ट 4 होने जा रही है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉपिक हाइपरटेंशन एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस को। आपका कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड या फिर बीएससी नर्सिंग थर्ड सेम से रिलेटेड, सो प्लीज़ आप मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे डिजीज़ कंडीशन दैट इज़ हाइपरटेंशन। तो आई नो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, वैसे पेज है, आप स्क्रीन पे जो आ रहा है उससे आप पढ़ सकते हैं। हाइपरटेंशन इज़ परसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर। आपको पता है हाइपरटेंशन को हम लोग हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी में एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है, एक रेगुलर मैकेनिज्म में, उसकी वजह से बॉडी में डेवलप हो जाता है हाइपरटेंशन। नॉर्मल अगर मैं बात करूँ, आपका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120/80 mmHg। अगर उससे इंक्रीज हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन। It is usually defined as a systolic pressure above 140 mmHg। मतलब कि जो आपका सिस्टोलिक जो ऊपर का होता है वो 140 mmHg हो जाता है, और जो आपका डायस्टोलिक प्रेशर आपका 90 mmHg से ऊपर चला जाता है उसको हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। मतलब कि आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। बस यही आपकी डेफिनेशन है हाइपरटेंशन की। अगर मैं बात करूँ ठाकुर पब्लिकेशन बुक की, तो उसमें डेफिनेशन मेंशन है हाइपरटेंशन की, अ कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर ऑफ द सिस्टमिक आर्टरी इंक्रीजेस बियॉन्ड द नॉर्मल प्रेशर इज़ नोन एज हाइपरटेंशन। ये डेफिनेशन बहुत ही सटीक है, कहा जाए बहुत अच्छी हाइपरटेंशन की। तो आप ये डेफिनेशन प्रिपेयर कर लीजिए हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन की अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ एडल्ट्स की, तो ये आपको टेबल पता होनी चाहिए ब्लड प्रेशर क्लासिफिकेशन के हिसाब से। अगर मैं बात करूँ क्लासिफिकेशन, तो आपकी एएमएस बुक की पब्लिकेशन जो है उसमें भी आपका इस तरीके से दे रखा है, बट उसमें इतने अच्छे से नहीं है, इसलिए आप प्लीज़ प्रेफर करिएगा ठाकुर पब्लिकेशन को। तो उसमें क्या मेंशन है, ब्लड प्रेशर क्लासिफिकेशन, जैसे कि इसमें भी मेंशन है कि देखिए नॉर्मल है, प्री हाइपरटेंशन स्टेज 1, हाइपरटेंशन स्टेज 2 है, बट इसमें सिस्टोलिक डायस्टोलिक का आपका मेनली मेंशन कर रखा है रेंज के अकॉर्डिंग। फिर अगर मैं बात करूँ इसमें आपका हाइपरटेंशन क्राइसिस के बारे में बताया है। फिर अगर मैं बात करूँ ब्लड प्रेशर क्लासिफिकेशन की, तो इसमें आपका नॉर्मल है, प्री हाइपरटेंशन है स्टेज 1, हाइपरटेंशन है स्टेज 2 है, और हाइपरटेंसिव क्राइसिस है। सिस्टोलिक आपका जो आता है लेस देन 120, और अगर मैं बात करूँ प्री हाइपरटेंशन की, वो आपका रेशियो मतलब रेंज रहती है 120 to 129। सिस्टोलिक की हम लोग बात कर रहे हैं, स्टेज 1 में आपकी रहेगी 130 to 139, स्टेज 2 में आपका रहेगा हायर देन 140, हाइपरटेंसिव क्राइसिस में आपका हायर देन हो जाएगा 180। अब हम बात करते हैं डायस्टोलिक की, तो डायस्टोलिक में आपका नॉर्मल में लेस देन रहेगा 80, और प्री हाइपरटेंशन में भी आपका रहेगा लेस देन 80। आफ्टर दैट आपका रहेगा स्टेज 1 में रेंज की अगर मैं बात करूँ 80 to 89, और स्टेज 2 में आपका रहेगा हायर देन 90। हाइपरटेंसिव क्राइसिस में आपका रहेगा हायर देन 120 mmHg। तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का है। अब हम बात करते हैं ईएमएस बुक पब्लिकेशन में, तो जिसमें आपका ये मेंशन है, सब टाइप में आपका मेंशन कर दिया हाइपरटेंशन का, जिसको हम लोग दो में कहते हैं। एक आपका आता है आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। इट इज़ डिफाइंड एज एन एवरेज systolic blood pressure is higher than 140 mmHg coupled with an average diastolic blood pressure lower 90 mmHg। मतलब कि इसमें आपका रेस करेगा और इसमें आपका नॉर्मल रहेगा। फिर हम लोग कहते हैं आपका आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है। फिर आपका आता है सीडो हाइपरटेंशन, इसको हम लोग फॉल्स हाइपरटेंशन भी कहते हैं। आपको पता होगा सीडो को सिंपली हम लोग फॉल्स हाइपरटेंशन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये आपका एडवांस एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है। तो मैं फिर से इसको कंक्लूड कर देती हूँ। मेन आपका हाइपरटेंशन की अगर मैं बात करूँ, वो आपका नॉर्मल होता है, प्री हाइपरटेंशन होता है, स्टेज 1 हाइपरटेंशन होता है, स्टेज 2 हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है। अगर सब टाइप हाइपरटेंशन का आ रहा है तो ये आपका बुक में मेंशन है ईएमएस पब्लिकेशन बुक में, तो उसका मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया, आप उससे देख सकते हैं। बुक पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें एकदम क्लियर है।
सबसे पहले आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, जिसमें क्या होता है, जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उसका नंबर आपका रेस करता है, और जो आपका डायस्टोलिक होता है वो आपका एज अ नॉर्मल रहता है। सीडो हाइपरटेंशन की अगर मैं बात करूँ तो उसको हम लोग फॉल्स हाइपरटेंशन भी कहते हैं, और ये आपका एडवांस एथेरोस्क्लेरोसिस जब होगा तब आपको मिलेगा। तो ये सिंपल सा आपका है सब टाइप ऑफ हाइपरटेंशन। अगर मैं बात करूँ ठाकुर पब्लिकेशन बुक में, आपके कॉजेज़ के बेसिस पे हाइपरटेंशन को 2 टाइप्स में करा है। ईएमएस पब्लिकेशन बुक में डायरेक्ट आपकी इटियोलॉजी 2 टाइप्स में कर दी। देखिए इटियोलॉजी 2 टाइप्स के, एक प्राइमरी में, सेकेंडरी के, लेकिन इसकी डेफिनेशन नहीं बताई गई। लेकिन ठाकुर की बुक में इसमें ये चीज़ मेंशन है, तो आप ये चीज़ आप ठाकुर बुक से कॉपी करिएगा। प्राइमरी हाइपरटेंशन, जिसको हम लोग एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं, ये आपका मोस्ट कॉमन टाइप है हाइपरटेंशन का। ज़्यादातर केसेस आपको प्राइमरी हाइपरटेंशन के ही मिलेंगे। अगर आप देख रहे हो उसका तो 90 to 95% आपको मिलेगा। इसका कोई एग्जैक्ट मेडिकल कंडीशन नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा कि किस वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा है, बट इसके मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से प्राइमरी हाइपरटेंशन अकर होता है। अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी हाइपरटेंशन की, तो ये कंडीशन आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज तो रहता है, लेकिन ये दूसरे डिजीज कंडीशन की वजह से होता है। जैसे कि आपकी बॉडी में कोई भी ट्यूमर हुआ है जिसकी वजह से आप ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, वो आपका आएगा सेकेंडरी हाइपरटेंशन में। मतलब कि आपकी बॉडी में कोई डिजीज कंडीशन थी, उस डिजीज कंडीशन की वजह से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, फिर उसको हम कहेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन। मतलब कि अगर आप लिखेंगे एग्ज़ाम में तो पहले इनको लिखिएगा, फिर इसकी इटियोलॉजी लिखिएगा। इटियोलॉजी आपको कुछ इस तरह से लिखनी है। इसमें सिंपली आप क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे इटियोलॉजी को एक प्राइमरी कॉज में और एक सेकेंडरी कॉज में। प्राइमरी कॉज सबसे पहले आपका अननोन है। दूसरा आपका इंक्रीजिंग एज, जैसे बढ़ रही है उम्र उस हिसाब से बीपी भी बढ़ेगा। अब बीपी बढ़ने का उम्र से कैसे कोरिलेट कर सकते हो, आप बहुत तरीके से कोरिलेट कर सकते हो। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, आपकी डाइट मॉडिफिकेशन, आपने बहुत ज़्यादा फैट और इतना कोलेस्ट्रॉल है जिसकी वजह से वहाँ पे स्टक होने लगा और आपका बीपी इंक्रीज होने लगा। स्ट्रेस सबसे बड़ा मैटर आज के अगर मैं बात करूँ एज में क्या होता है, स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से हर एक पर्सन को एक बीपी प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो रखी है। फिर अल्कोहल सिगरेट स्मोकिंग का यूज़ करने से भी आपको हो सकता है हाइपरटेंशन। डायबिटीज मेलाइटस, एलिवेटेड सीरम लिपिड्स का मतलब ये फैट है। एक्सेस डाइटरी सोडियम, अगर आपका सोडियम इंटेक बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में भी आपका बीपी इंक्रीज रहेगा। फिर आपका आता है जेंडर, सब मतलब इसमें एक पॉइंट है कि जेंडर में आपका प्रेवलेंस किसको दिया गया, मेल को। मतलब कि मेल को ज़्यादा चांसेस हैं बीपी होने के एज कंपैरिजन टू फीमेल, और फीमेल में सबसे ज़्यादा आपको थायराइड मिल जाएगा एज कंपैरिजन टू मेल। फिर हम बात करते हैं ओबेसिटी आपको पता है फैट, भाई अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है तो उसकी वजह से बीपी रेज होना है। फिर आपका और पॉइंट है जैसे कि एथनिसिटी, फिर आपका आ रहा है स्ट्रेस मेन पॉइंट है। फिर आपकी सेडेटरी लाइफस्टाइल का मतलब है बस खाना पीना बैठ के अपना काम करना। इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा लैक होता है आपके फिजिकल एक्टिविटीज़ का। फिर आपका आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इसलिए क्योंकि इंडिया में बहुत से मतलब फैमिलीज ऐसी भी हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन आती हैं, उनके पास उतने मनी नहीं है जिससे वो अपनी डाइट को मेंटेन कर सकें और अच्छी डाइट ले सकें और चेकअप करा सकें, हाइजीन मेंटेन कर सकें। तो वो सारे फैक्टर्स भी कॉज कर सकते हैं आपके हाइपरटेंशन को। कौन सा हाइपरटेंशन को, प्राइमरी हाइपरटेंशन को। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी की अगर मैं बात करूँ तो मेनली इसमें डिजीज़ की वजह से होता है। तो इसमें आप देख रहे हो कि मैंने मार्क करा, जैसे कि अगर आपको कोई भी कंजेनाइटल डिजीज़ हुई है एओर्टा की तो उससे डेवलप हो सकता है। अगर आपको कोई भी रीनल डिजीज़ हुई है तब डेवलप हो सकता है। अगर आपका कोई भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर है तब हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तब आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। कुछ मेडिकेशंस की वजह से आपके में डेवलप हो सकता है। सिरोसिस की वजह से हो सकता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी भी इंड्यूस करती है आपकी हाइपरटेंशन। तो ये कुछ कॉजेज हैं आपके सेकेंडरी हाइपरटेंशन के।
अब हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी आपके दो में डिवाइड कर दिया आपके बुक में, मतलब कि आप देख रहे हो। तो जो सबसे पहला सेक्शन है वो आपका इंक्रीज्ड इनटेक ऑफ सोडियम की वजह से। अगर मैं बात करूँ तो मैंने नॉर्मली जो नीचे स्ट्रेस वाली वो नहीं प्रिपेयर करके इनटेक ऑफ सोडियम की प्रिपेयर करी थी। अब ऐसा क्यों? अगर मैं बात करूँ, स्ट्रेस कॉमन कॉज है, आई नो, बट सबसे ज़्यादा अफेक्ट सोडियम की वजह से हाइपरटेंशन का आता है, तो हम लोग इसलिए सोडियम का प्रिपेयर करेंगे। इनडायरेक्टली वीडियो में हम दोनों डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, आप लिखोगे ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें क्या आएगा आपका एक्सेस सोडियम इनटेक, मतलब कि आपकी डाइट में सोडियम का इनटेक बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में रिटेंशन होगा किसका? वाटर का। अब आपको पता है वाटर जब रिटेंशन करेगा तो आपकी बॉडी में एक्सेस क्या होगा? सोडियम होगा, जिसकी वजह से आपका इंक्रीज हो जाएगा इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम। इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम बढ़ते ही आपकी बॉडी में हाइपरटेंशन हो जाएगा, फिर आपको कॉम्प्लिकेशंस मिलेंगे, मतलब कि आपको साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे। अब ये आपका कंप्लीट हो गया ड्यू टू इनटेक ऑफ सोडियम। अब हम बात करते हैं, अगर आपका स्ट्रेस है तो स्ट्रेस की वजह से आपका क्या पैथोफिजियोलॉजी रहेगी, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपका स्ट्रेस होगा, ये स्ट्रेस इंक्रीज कर देगा आपके एसएनएस एक्टिवेशन को। अब ये एसएनएस क्या होता है? ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जो आपका कौन एक्टिवेट करता है? स्ट्रेस एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से एसएनएस आपका स्टिमुलेशन और इंक्रीज हो जाता है। जितना स्टिमुलेशन होता है उससे ज़्यादा आपका क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होता ही आपके जितनी भी वेसल्स हैं उसमें वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है। कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से इंक्रीज हो जाता है रेनिन रिलीज, एचआर रिलीज। फिर यही सारे चीज़ क्या एक्टिवेट कर देते हैं? रास सिस्टम को। रास सिस्टम आपका एल्डोस्ट्रॉन सिक्रेशन को इंक्रीज करता है, फिर आपका बीपी इंक्रीज हो जाता है। ये स्ट्रेस का मैंने ओवररिव्यू से पढ़ा था, बट मैंने प्रिपेयर सॉल्ट वाला करा था। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रिपेयर कर रहे हो। बुक पीडीएफ अपलोडेड, आप टेंशन मत लो, टेलीग्राम चैनल पे आप जाओगे, आपको 12 अगस्त में मैंने शेयर करी थी, मुझे डेट याद है उसमें। बट फ़र्क इतना है कि बुक पीडीएफ मैंने नॉर्मल ऐप से बनाया था, नॉर्मल कैमरा से था, तो उसमें मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 कर दिया, और 96 पेजेस एक पीडीएफ में, 96 पेजेस एक पीडीएफ में। तो उसमें आपको पूरी यूनिट है, आप उससे अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू दिस यूनिट, सो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी हाइपरटेंशन की कंप्लीट हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, या फिर आप कह सकते हैं साइन एंड सिम्टम्स। वैसे अगर मैं बात करूँ, हर एक घर में एक पेशेंट आपको हाइपरटेंशन का मिल जाएगा, तो ये साइन एंड सिम्टम्स आपने ज़रूर पर्सन में नोटिस किया होगा। तो सबसे पहले उस पर्सन को सीवियर हेडेक होगा, चेस्ट पेन होगा, ब्लड विजन होगा, ब्लीडिंग होगी नोज से, डिफ़िकल्टी होगी ब्रीदिंग में, हेमेचूरिया होगा, मतलब कि यूरिया में ब्लड आपको मिलेगा, इरेगुलर हार्ट बीट रहेगी, कन्फ्यूजन रहेगा। क्यों? क्योंकि उतना सप्लाई नहीं हो पाएगा ब्लड का ब्रेन तक। सीजर होंगे, आपका जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आपके ब्रेन में होते हैं उसमें आपको इम्बैलेंस मिलेगा। नोजिया वॉमिटिंग रहेगा, पेन होगा नेक में, बैक में, फ्लूशिंग होगा, फीलिंग हॉट रहेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, इसकी वजह से पर्सन को स्वेटिंग भी होगा उस टाइम पे। फिर इसी की वजह से पर्सन में डिजीनेस डेवलप हो जाता है, पेशेंट का जो हेड होगा बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे उस पर्सन में। फिर आपका आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अगर मैं बात करूं तो मेन आपके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होते हैं, सबसे पहले तो हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, उसके बाद में आप सीरम, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन को चेक करोगे, जिसमें ब्लड प्रेशर अगर होगा तो वो एलिवेटेड आपको मिलेगा। आप सीरम क्रिएटिनिन लेवल को देखोगे जो कि आपको एलिवेटेड मिलेगा। आप यूरिन एनालिसिस करोगे जो कि आपका ब्लड सेल्स और एल्बुमिन का क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। ये आपके कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस। फिर उसके बाद में आप ऑस्कल्टेशन करोगे जिसमें आपको एब्डोमिनल ब्रीथ मिलेगा और इरेगुलर हार्ट साउंड्स मिलेंगे। आप आई एग्जामिनेशन करोगे ऑप्थेल्मोस्कोप से, जिससे आप आर्टरियल्स, रेटिना को चेक करोगे। आप अदर ब्लड वेसल्स डैमेज हो उनको इंडिकेट करके चेक करोगे। आप ईसीजी कराओगे पेशेंट का। तो यह आपके कुछ मेन टेस्ट हैं। अगर मैं बात करूँ, ये ईएमएस बुक में मेंशन है, ठाकुर बुक में डिटेल में आपका डायग्नोसिस अवेलेबल है। जैसे कि पहला है आपका यूरिन एनालिसिस, फिर आपका है ब्लड केमिस्ट्री,
फिर आपका है 12 लीड ईसीजी, फिर आपका है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, 5th है क्रिएटिनिन क्लियरेंस, 6th है रेनल लेवल, 7th आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट है, 8 आपका BUN दैट इज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन टेस्ट है, 9th आपका ग्लूकोज टेस्ट है, 10 आपका सीरम पोटेशियम है, 11 सीरम कैल्शियम है, 12th में आप लिपिड पैनल को चेक करोगे, 13 में आप थायराइड स्टडीज करोगे, 14 में आप सीरम यूरिन एल्डोस्टेरोन लेवल को देखोगे, 15 में आपका आएगा 24 आवर यूरिन वेनाइल मेंडेलिक एसिड टेस्ट, और फिर उसके बाद में 16 में आपका आएगा यूरिक एसिड टेस्ट, 17 में आपका आएगा रेनिन टेस्ट, 18 में आएगा आपका यूरिन स्टेरॉइड्स टेस्ट, 19 में आपका आएगा IV पैलोग्राम टेस्ट दैट इज IVP, उसके बाद में 20 में आएगा आपका किडनी रेनोग्राफी न्यूक्लियस स्कैन, फिर आपका आएगा एक्सक्रीटरी यूरोग्राफी, फिर आपका आएगा चेस्ट एक्सरे, फिर आपका आएगा CT स्कैन दैट इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी, फिर आपका आएगा ECG दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये आपके 24 टेस्ट हैं जो आप करोगे एज अ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फॉर हाइपरटेंशन। सिंपली मेन आपके जो थे वो आपकी बुक में मेंशन थे। आई नो एग्जाम पर्पस के लिए इतना एकदम कन्वीनियंट है। अगर आप कोई भी आगे का एग्जाम या कोई भी प्रिपरेशन करेंगे तो ये आपको 24 तो एटलीस्ट पता होने चाहिए। फिर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो आपको पता है मैनेजमेंट आपके 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला आपका आता है मेडिकल मैनेजमेंट जिसमें हम लोग लेते हैं ड्रग्स, फिर आपका आता है डाइटरी मैनेजमेंट, फिर आपका आता है सर्जिकल मैनेजमेंट, फिर आपका आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। अगर सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं होता है तो उसको आप हेडिंग नहीं लिखेंगे, लेकिन कुछ डिसीजेस में होता है तो उसमें आपको लिखना होता है। तो अगर मैं बात करूँ इसके मैनेजमेंट की तो मेनली आपके EMS बुक में अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो उसमें कुछ इस तरीके से दे रखा है, जैसे कि आपको डायूरेटिक्स देना, बीटा ब्लॉकर्स ड्रग देनी है और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग देनी है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर देना है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर देना है आपको, और सिम्पैथोलिस और एंड्रोजेनिक ब्लॉकर्स ड्रग लेनी है, और डायूरेटिक्स आर्ट्रियल वासोडाइलेटर्स ड्रग लेनी है। तो ये कुछ आपके ड्रग्स के इस तरीके से नाम मेंशन है EMS बुक में, लेकिन आपके ठाकुर बुक में ये चीज़ बहुत अच्छे से मेंशन है, इसलिए हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो मेडिकल में सबसे पहले आप लेंगे डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स का मेन काम क्या होता है, ये आपकी बॉडी से जो सोडियम है उसको एलिमिनेट करता है। एग्जाम्पल इंडापामाइड, और आपका डायूरेटिक्स का नालोजोन ड्रग है। फिर आपका है अल्फा ब्लॉकर्स, ये क्या करता है, जो आपके नर्व्स हैं उनको फ्री करता है जिससे ब्लड फ्लो इजी हो जाए और टाइटनिंग को ये रोक देता है। फिर बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, ये आपके हार्ट बीट को स्लो डाउन करता है जिससे लेस ब्लड फ्लो हो थ्रू द वेन्स। फिर आप अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स लोगे, ये दोनों करेंगे काम, मतलब कि अल्फा ब्लॉकर का भी काम करेंगे और साथ ही साथ बीटा ब्लॉकर का भी काम करेंगे। फिर आपके 5th नंबर पर आती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ये क्या ब्लॉकर्स ड्रग, इसका काम क्या होता है, ये ड्रग क्या करती है, ब्लॉक कर देती है कैल्शियम चैनल को, जिससे एंट्री नहीं हो पाएगी कैल्शियम की, किसमें, मसल्स में, हार्ट के ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा ब्लड सेल्स का। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के ड्रग्स एग्जाम्पल्स हैं आम्लोडिपिन, निफेडिपिन, डिल्टीजामेब। अगर मैं बात करूँ तो आपको मेंशन करना होता है, उसके बाद में आपको ड्रग्स के नाम भी लिखने होते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ये क्या करता है, ये रिलैक्स कर देता है आपके ब्लड वेसल्स को। इनका मेन ड्रग कवर यही होता है। इसमें आपकी आती है कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल, और आपका 7th आता है एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर। इसमें क्या होता है, जो ड्रग होती है वो रिसेप्टर से बाइंड अप करने को प्रिवेंट करती है। फिर इसमें आपके एग्जांपल्स आते हैं जैसे कि मेटोप्रोलॉल। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो आपके आते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में। फिर आपका आता है लाइफस्टाइल चेंजेस में। तो लाइफस्टाइल चेंजेस में इसमें 3 पॉइंट्स मेंशन है, बट जो EMS बुक है उसमें बहुत अच्छे से पॉइंट मेंशन है। सबसे पहला आता है आपका डाइटरी चेंजेस, फिर आपके आते हैं एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसके अंदर को पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि मुझे पता है आपने न्यूट्रिशन पढ़ा है और आप लाइफस्टाइल चेंजेस में अच्छे से लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ मेन पॉइंट्स की तो वो आपको ये ऐड ऑन करने की जरूरत है। सबसे पहले तो ऑपरेशन में अवॉइड करना है स्मोकिंग और टोबैको को, जो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि एरोबिक एक्सरसाइज होनी चाहिए। तीसरा है कि आपको अल्कोहल का इंटेक मॉडरेट कर देना अगर पर्सन में नहीं मतलब छोड़ पा रहे एकदम से। फिर आपको सोडियम को रिस्ट्रिक्ट कर देना है, स्ट्रेस का लेवल एकदम लो कर देना और एकदम प्रॉपर डाइट प्रोवाइड करनी है जो एक पेशेंट की होती है हाइपरटेंशन की। तो ये आपके कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जो पर्सन में होने चाहिए। फिर आपका आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। अगर मैं बात करूँ नर्सिंग मैनेजमेंट में तो आपको पता है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो नर्सिंग मैनेजमेंट में एड ऑन रहते हैं।
सबसे पहले पेशेंट को आप रोज़ ब्लड प्रेशर मेज़र करोगे, आप यूज़ करोगे बीपी मशीन का, पेशेंट में एनालाइज करोगे। साथ ही साथ पेशेंट को रोज़ आप रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइज के लिए कहोगे। पेशेंट में स्मोकिंग को सीज़ कर दोगे, अल्कोहल कंजम्पशन को बिल्कुल रोक दोगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए पेशेंट में आप कुछ कॉग्निटिव एक्सरसाइज कराओगे, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दोगे। साथ ही साथ आप और भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को टेस्ट करोगे। साथ ही साथ आप पेशेंट में सारे ड्रग्स और मेडिकेशन को एनालाइज करोगे, क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स और मेडिकेशन ऐसी भी होती है जो इंड्यूस कर देती है हाइपरटेंशन को। पर्सन को प्रोवाइड करोगे काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट। पेशेंट को प्रोवाइड करोगे आप ऐसी डाइट जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ डाइटरी चेंजेस में, आपका एक पॉइंट आता है डैश, जिसको हम लोग कहते हैं DASH, जो आपके बुक में भी मेंशन है। वो आपका होता है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। आपको ऐसे डाइट को लेना है जो स्टॉप कर देता है हाइपरटेंशन को। आपको पर्सन में वेट को रिड्यूस करना, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से भी हाइपरटेंशन आ जाता है। आपको पेशेंट में सोडियम को रिस्ट्रिक्ट करना है, हाइजीन मेंटेन करनी, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, पेशेंट के हर वक्त केयर प्रोवाइड करनी है, राइट टाइम पे उसको राइट ड्रग प्रोवाइड करनी है। ये सारी चीज़ें आपकी एक नर्सिंग मैनेजमेंट में आती है। साथ ही साथ आप एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे कि किस कारण, मतलब कॉजेज़ क्या है हाइपरटेंशन के, कैसे आप ठीक कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ आपकी एक नर्सिंग मैनेजमेंट में पॉइंट में आती हैं। उसके बाद में अगर हाइपरटेंशन आपका लॉन्ग में आया है तो आप उसमें नर्सिंग डायग्नोसिस और NCP लिखोगे, और अगर नहीं है तो आपका आंसर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। हाइपरटेंशन टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। हाइपरटेंशन टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। वैसे हाइपरटेंशन टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ हाइपरटेंशन टॉपिक में ही एक आपका आता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। कभी कभी हाइपरटेंसिव क्राइसिस को अलग से एग्जाम में पूछ लेते हैं। हाइपरटेंसिव क्राइसिस आपके जो बुक ठाकुर पब्लिकेशन है उसमें मेंशन भी नहीं है, इसके लिए इसका भी मैंने प्रिंट आउट करा लिया EMS बुक पब्लिकेशन से। अगर मैं बात करूँ हाइपरटेंसिव क्राइसिस तो उसको आपको पता होना चाहिए होता क्या है। मेन आपको इसकी डेफिनेशन, इसके कॉजेज़, इसके टाइप्स और इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसकी डायग्नोस्टिक, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें इसलिए पता होनी चाहिए। अगर मान लीजिए ये हाइपरटेंशन क्राइसिस ही आपका 5 मार्क्स में आ जाए तो एटलीस्ट आपके पास कंटेंट होना चाहिए ना लिखने के लिए। सो इसीलिए इसको भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाइपरटेंसिव क्राइसिस अगर आपके एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले आप हाइपरटेंशन की डेफिनेशन लिखेंगे, टाइप्स लिखेंगे हाइपरटेंशन का, फिर ही आप डिफाइन करेंगे हाइपरटेंसिव क्राइसिस को। ये एक प्रेजेंटेशन का तरीका होता है जो कि आपको सीखना होगा। अब हम बात करते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस की। तो ये आपका सीवियर एब्रेट एलिवेशन होता है BP में, जिसमें क्या होता है जो आपका 140 mmHg, अभी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस का क्या था, आपका 180 हायर देन 180 mmHg रहेगा सिस्टोलिक में, और हायर देन रहेगा आपका 120 mmHg डायस्टोलिक में। तो वही सारे पॉइंट्स इसमें मेंशन कर दे, उसी को हम लोग कहते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इसका कॉज क्या है, कभी मतलब हिस्ट्री होगी पेशेंट को हाइपरटेंशन की, अगर हाइपरटेंशन तभी तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस डेवलप होगा। इम्प्रॉपर इनटेक ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, मतलब एक पर्सन को, पहला पॉइंट यही कह रहा है हिस्ट्री, मतलब कि पर्सन को कभी ना कभी हाइपरटेंशन BP हुआ होगा, जिसकी वजह से आज की उसकी कंडीशन हाइपरटेंसिव क्राइसिस की हो गई है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि उसने वो सही दवा नहीं ली जो एंटी हाइपरटेंसिव की थी। मतलब एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट किसका, हाइपरटेंसिव के। उसको वो दवा लेनी चाहिए थी जो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करती, लेकिन उसने वो दवा नहीं ली या फिर गलत दवा ली, जिसकी वजह से उसका हाइपरटेंशन ना कंट्रोल होकर हाइपरटेंशन बढ़ गया। हाइपरटेंशन बढ़ गया तो वो क्या कंडीशन डेवलप कर गया, हाइपरटेंशन क्राइसिस। सिंपल सा पॉइंट है कि अगर उसको हिस्ट्री हो गया हाइपरटेंशन की तो हाइपरटेंशन क्राइसिस होगा, अगर उसने मेडिकेशन सही से नहीं ली फिर उसको हाइपरटेंशन क्राइसिस में लेंगे। बस ये मेन इसके कॉजेज़ हैं। फिर हम बात करते हैं इसके मेन टाइप्स की। तो अगर मैं बात करूँ टाइप्स की तो ये आपके दो होते हैं, एक होता है आपका हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, एक आपका होता है हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। अगर मैं बात करूँ हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, ये आपका डेवलप होता है कुछ घंटों से दिन में। इसमें क्या होता है, पेशेंट की ऐसी सिचुएशन हो जाती है वो हमेशा एलिवेटेड रहता है 180/120 mmHg के। इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन और एक्यूट टारगेट होता है डैमेज करने का, किसको, CNS को। यही पॉइंट एक मेन है जो आपके हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में आता है। फिर आपका आता है हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, इसमें आपको कुछ दिन से वीक्स लगते हैं। इसमें डिफरेंस है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी आपका दिन से घंटों से दिन जा रहा है, अर्जेंसी आपका दिन से वीक जा रहा है।
इसमें क्या है, बीपी आपका सीवियर एलिवेटेड होगा, एकदम सीवियर, और इसका मेन जो रहेगा ना आपका एक्शन जो रहेगा वो टारगेट ऑर्गन जो डैमेज कर रहा है उसका कोई एविडेंस नहीं रहेगा, और इसमें आपका सीएनएस अफेक्ट करेगा। तो ये आपके कुछ टाइप्स हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस के, जो आपके दो आते हैं, एक आपका है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, एक आपका है हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। फिर आपकी आती है पैथोफिजियोलॉजी। अगर मैं बात करूँ पैथोफिजियोलॉजी की, तो ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर्स आप लिखेंगे, जिसमें आपका आ जाएगा हाइपरटेंसिव इमरजेंसी और हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। इन दोनों कंडीशन की वजह से जो आपकी आर्टरीज में एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उनका डैमेज होगा। डैमेज होने के वजह से आपकी आर्टरीज में रप्चर हो जाएगा, और रप्चर होने की वजह से बीपी बढ़ेगा। बीपी बढ़ेगा, वो इतना ज़्यादा अफेक्ट करेगा सीएनएस सिस्टम को कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हेमरेज हो जाएगा, वो भी इंट्राक्रेनियल, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पर्सन की डेथ भी हो जाएगी। तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस आप देख सकते हो कितनी खतरनाक डिजीज़ है, कितनी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, उसमें अल्टीमेटली पर्सन की डेथ हो रही है। किस वजह से? सिर्फ हेमरेज कंडीशन डेवलप होने की वजह से। ये कब हो रहा है? जब सीएनएस में आपका एकदम से एलिवेटेड हो रहा है बीपी। फिर आपका आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। साइन एंड सिम्टम्स क्या मिलेंगे आपको? तो साइन एंड सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी मिलेगा। ये एक सिंड्रोम है जिसमें बीपी आपका बढ़ेगा, आपको साथ में हेडेक मिलेगा, नोजिया मिलेगा, वॉमिटिंग मिलेगा, सीजर्स मिलेंगे, कन्फ्यूजन मिलेगा, स्टुपर मिलेगा, कोमा मिलेगा। ये सारे आपके साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं हाइपरटेंशन के। साथ ही में आपको ब्लड विजन मिलेगा, आपको आपको मिलेगा पैपिल एडेमा, आपको मिलेगा रेटिनोपैथी, इसमें आपका बहुत ज़्यादा ब्लड विजन रहता है। फिर आपको मिलेगा रीनल इनसफिशिएंसी, चेस्ट पेन होगा, डिस्पनिया होगा, बैक पेन होगा, आप में डायफ्रोसिस और लॉस ऑफ पल्स रहेंगी। फिर आपका आता है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के मेनली आपके 4 पॉइंट है। सबसे पहला है हिस्ट्री कलेक्शन, फिर आपका है बीपी एग्जामिनेशन, फिर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर आपका है सीटी स्कैन। इसमें अगर आप एड ऑन करना चाहते हो तो आप ईसीजी करा सकते हैं और आप अपना रेनन टेस्ट करा सकते हैं। फिर आपका आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में अगर मैं बात करूँ तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के लिए आप पर्सन में आईवी वैसोडाइलेटर्स का यूज़ करेंगे। एग्जांपल आपका है नाइट्रोग्लिसरीन। फिर आपके आती है एड्रेजेनिक इनिबिटर में आपकी आती है फिनॉल अमाइन ड्रग। फिर आपके आते हैं हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, इसमें आप आईवी मेडिकेशंस को यूज़ करोगे, साथ ही साथ आप ओरल ड्रग्स का भी यूज़ करोगे, जैसे कि आपका आएगा कैप्टोप्रिल, लेबेटालोल। तो ये आपकी कुछ ड्रग्स हैं जो आपके हाइपरटेंसिव अर्जेंसी में आती हैं। हाइपरटेंसिव क्राइसिस का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, बस इतना ऐसा ही था। बट कभी कभी क्या होता है, अगर स्टूडेंट नहीं पढ़ के जाएंगे और एग्जाम में आ जाएगा तो हमें नहीं समझ में आता हम क्या लिखेंगे। आप देख रहे हो इसकी पैथोफिजियोलॉजी कितनी अलग है, इसके टाइप्स कितने अलग है, इसमें बहुत सारे नए आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आए हैं। तो इसीलिए हाइपरटेंसिव क्राइसिस एक छोटा सा टॉपिक था जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस कर लिया। आपकी यूनिट कंप्लीट हो गए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जितने भी एबनॉर्मलिटीज़ थी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज पार्ट 4 वीडियो था, उसको भी हमने कंप्लीट कर दिया। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।